अब देखिए, इसका एक और जो पक्ष है वो ये है कि ममता बनर्जी की हार के बाद अब देश भर के बड़े बड़े विपक्षी नेता ये सोचने में लगे हैं कि अगले चुनाव में जब ये नेता भी हारेंगे तो आगे चलकर वो भी यही आरोप लगा सकते हैं कि वो हारे नहीं हैं बल्कि उन्हें हराया गया है। इस समय हमारे देश में जो विपक्षी नेता हैं वो वैसे तो ईवीएम पर दोष डालते ही अपनी हार का, लेकिन ममता बनर्जी ने जब से ये पूरा नया ड्रामा किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो हारी नहीं है, वो जीती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है, तब से बहुत सारे विपक्षी दलों को ये लगने लगा है कि ये तो एक नया तरीका मिल गया। अब जब वो भी चुनाव हारेंगे तो वो जनादेश को मानने से इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम तो जीते हैं, हमें जानबूझकर हराया गया है। तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता में उनके घर गए और घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि दीदी, आप चुनाव हारी नहीं हैं। You fought very well. नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं हैं। नहीं, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। हारे नहीं हैं। सर तो ये ममता बनर्जी का घर है कोलकाता में और यहाँ आपने देखा होगा तस्वीरों में अखिलेश यादव एक शॉल लेकर गए थे। सबसे पहले उन्होंने शॉल उड़ाकर ममता बनर्जी का स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और आप हारी नहीं हैं। ममता बनर्जी भी यही सुनना चाहती थी, वो भी यही कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे तो ज़बरदस्ती हराया गया है और इसीलिए वो अब भी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और वो आज भी अपने आप को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर ही देख रही हैं। अब विपक्षी नेता इस हार से दुखी होने की बजाय असल में काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर अब वो अपने वोट चोरी के मुद्दे को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा अच्छा बहाना उन्हें दे दिया। अब आगे चलकर कोई भी विपक्षी नेता जब चुनाव हारेगा तो वो यही कहेगा कि वो हारा नहीं है बल्कि उसे हराया गया है। यानी अब विपक्षी नेताओं के पास अपनी हार को छिपाने के लिए एक अच्छा बहाना होगा कि वो वोटों से नहीं हारे हैं, वो जनादेश को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और वो ये कहेंगे कि चुनाव में भले ही हमें हरा दिया गया है लेकिन हम नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है। और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि असल में जनता ने उन्हें वहां से भगा दिया है, असल में जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने उन्हें हराया है। अब देखिए, ये कोई बात नहीं कर रहा, ममता बनर्जी ये नहीं कह रही कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ही उन्हें हरा दिया, वो सारा दोष मोदी सरकार पर डाल रही है, मोदी पर डाल रही है और ये अच्छा बहाना उन्होंने दे दिया। अब सारे विपक्ष के जो नेता हैं अब जब जब चुनाव हारेंगे वो भी यही कहेंगे कि जनता ने नहीं हराया हमें, हम तो जीत गए हैं। और जीतने के और इस बहाने वो अदालतों में जाएंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को भटकाएंगे। ममता बनर्जी भी अब यही कह रही हैं कि चुनाव में धांधली को लेकर उनके पास पूरा मटेरियल है और पूरा सबूत है कि कैसे उन्हें हराया गया। ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई चुनाव के नतीजों के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से तो ये लड़ाई शुरू हो रही है। वो इस लड़ाई को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है और वहां भी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, जो कि नहीं आएगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने की धमकी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर यहां मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो अब मैं अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाऊंगी। अब आप सोचिए कि हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब ममता बनर्जी उसी लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती हैं। इसके लिए ममता बनर्जी चाहें तो राहुल गांधी से भी आज कुछ टिप्स ले सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारत के चुनावों को बदनाम करने का अच्छा खासा अनुभव है। वो चाहें तो अगली मीटिंग राहुल गांधी से कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने ये सारी बातें 6 मई को अपने विधायकों के साथ जो उन्होंने बैठक की थी उसमें कही है कि वो इस हार को स्वीकार नहीं करेंगी, वो अदालत में जाएंगी और यहां भी कुछ बात नहीं बनी तो अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उठाएंगी। ममता बनर्जी असल में इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं
ज़बरदस्ती कह रही हैं कि वो जीती हैं, हारी नहीं हैं। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, क्योंकि वो तो अब तक डिप्रेशन में चले गए होंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि टीएमसी हार सकती है। तो उनका मनोबल बना रहे इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से काडर आधारित रही है। उनकी जो टीएमसी पार्टी है ये भी काडर पर आधारित पार्टी है। अगर काडर निकल गया तो पार्टी खत्म, और अगर ममता बनर्जी का काडर खत्म हो गया तो पार्टी तुरंत खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में जब 2011 में सीपीएम चुनाव हारी, इतने वर्षों के दशकों के बाद, तो सीपीएम का पूरा काडर समाप्त हो गया और उनके जो लोग थे वो तुरंत टीएमसी में शिफ्ट हो गए। वही काडर टीएमसी में आ गया। पहले वो पश्चिम बंगाल में सीपीएम के लिए काम करते थे, फिर तुरंत टीएमसी के लिए काम करने लगे। और पश्चिम बंगाल में यही परंपरा रही है, जैसे ही सरकार बदलती है ये काडर भी शिफ्ट हो जाता है। ममता बनर्जी के शासनकाल में यही काडर बदमाशी करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, पैसे की उगाही होने लगी, ब्लैकमेलिंग होने लगी, लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और ममता बनर्जी ये सब होने देते रही क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा हो रहा था। और पिछले 15 वर्षों में धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में डर का माहौल बना दिया गया। पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया की तरह बना दिया गया। अब ममता बनर्जी का यही काडर बीजेपी में जाने को आतुर है, और वो बीजेपी में कभी भी जा सकता है, क्योंकि वो समझ गया है कि ममता बनर्जी कमजोर हो चुकी हैं और टीएमसी का अब कोई भविष्य नहीं। इसलिए ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाकर अपने काडर का मनोबल बढ़ाने में जुटी हुई हैं और लगातार अपने काडर से कह रही हैं कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है, इसलिए आप लड़ते रहिए।